दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है एलटी टैट को उसको हल करेंगे। ये नवंबर 2021 का प्रश्न पत्र है और इसको हम आज हल करेंगे। इसमें 150 प्रश्न होते हैं और 2.5 घंटे का आपके पास समय होता है। तो ये एलटी टैट का प्रश्न है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश का। तो हम इसको शुरू करते हैं। 150 प्रश्न बहुत होते हैं तो हम जल्दी जल्दी इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न था आपका वो था कि अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द है। आपके विकल्प थे परिश्रमी, तेजस्वी, आदि या मेधावी। तो इसका सही विकल्प जो है वो हो जाएगा आपका अभ्यस्त का आदि। ठीक है, सी इसका सही विकल्प हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द था ये। उसके बाद पूछा था कर्षण का विलोम शब्द है। कर्षण का विलोम शब्द है। आपके विकल्प थे आकर्षण, विकर्षण, प्रक्षेपण या फेंकना। तो इसका सही विकल्प बी हो जाता विकर्षण। ठीक है, देखिए जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है, ये तो लाजमी है। तो आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको सॉल्व करने चाहिए। कोई भी परीक्षा होती है उसमें कुछ ना कुछ नयापन जरूर होता है। ठीक है, नए प्रश्न जरूर बने होते हैं उसमें। तो नए प्रश्न ये होता है कि हमारे एक तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और दूसरा ये होता है कि जब हमारे प्रश्न नए प्रश्न आते हैं तो वो हमारे जहन में बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं, और वो किसी परीक्षा में अगर रिपीट होते हैं तो हम उनको सही तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए। ठीक है, इसका जो विकल्प बी था वो विकर्षण सही है, विलोम शब्द इसका। उसके बाद हम आगे चलते हैं। धोबी के सामने कपड़ों का रिक्त है, रिक्त स्थान यहाँ पे दिया है, आपको रिक्त स्थान की आपूर्ति करनी है। तो यहाँ पे आपके सामने था कि धोबी के सामने कपड़ों का क्या था, रिक्त स्थान है। ठीक है, यहाँ पे आपके विकल्प थे गट्ठर, गड्डी, बंडल या समूह। तो इसका सही विकल्प ए हो जाता है, यानी कि गट्ठर। आगे है राग का विलोम शब्द है। राग का विलोम शब्द है, आपके विकल्प थे रंगारंग, विराग, अनुराग या आसक्ति। तो इसका सही विकल्प हो जाता बी, विराग। राग का विलोम शब्द विराग होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आगे जो प्रश्न है वो है सिवा शब्द का पर्यायवाची है। सिवा शब्द का पर्यायवाची है संकर, अतिरेक, रिश्तेदार या अलावा। तो इसका सही विकल्प हो जाता अलावा, डी इसका सही विकल्प है। अब साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न बनने लग पड़े हैं। तो हमारे सामने था प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? आपके विकल्प थे मुक्तिबोध, निराला, अगय या दिनकर। तो इसका सही विकल्प हो जाता अगय। उसके बाद हमारे सामने सूची 1 और सूची 2 हैं, इनको हमने सुमेलित करना है। तो इसमें जो पहली सूची है उसका एक तरफ बोली है एक सूची में और दूसरी उसमें क्षेत्र है। ठीक है, तो हमें ये जो है वो उसको मिलान करना कि कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में व्यवहृत होती है, यानी कि बोली जाती है। तो जिनसे मैंने प्रश्न पत्र लिया था उन्होंने इसको पहले ही हल कर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसका जो बोली क्षेत्र है। अवधि जो बोली जाती है वो वाराणसी में बोली जाती है। ब्रजभाषा जो है वो मथुरा में बोली जाती है। खड़ी बोली जो है वो दिल्ली के आसपास बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है। भोजपुरी जो है वो लखनऊ में बोली जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको सही विकल्प जो इसकी चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने विकल्प थे। इसका डी विकल्प जो वो सही हो जाना चाहिए था। ठीक है, इसका डी विकल्प जो वो सही है। ठीक है, और उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न था हमारा कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। देखिए डिक्टेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। डिक्टेटर अंग्रेजी का शब्द है और इसका मतलब होता है हिंदी में तानाशाह। ठीक है, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा था। ठीक है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे सामने आता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ये जो प्रश्न संख्या 7 है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, मुझे कुछ इसमें कन्फ्यूजन लग रही है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना। प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने है कि
मृगावती एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उसके कवि हैं, ठीक है। तो मृगावती की रचना कौन है, ठीक है, मृगावती के रचनाकार कौन है, मधुमालती, चंदायन या अखरावट है। तो मृगावती के जो रचनाकार थे वो कुतुबन थे, 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 का 4 हो जाएगा। मधुमालती जो वो मंझन की रचना थी, ठीक है, 2 का 5 हो जाएगा। और चंदायन जो वो मुल्ला दाऊद की रचना थी, 3 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अखरावट जायसी की रचना थी, ये 4 का 1 हो जाएगा। तो इसका विकल्प जो है वो सी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारे सामने सूची है 1 और 2, इसको भी सुमेलित करना है। और इसके जो एक तरफ रस हैं और दूसरी तरफ उसके स्थायी भाव हैं, ठीक है। तो हमारे सामने सबसे पहले रस दिया गया है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। अद्भुत रस का विस्मय, तो 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और अद्भुत का होता है विस्मय, 2 का 1 हो जाएगा। शांत का निर्वेद होता है, ठीक है, 3 का 2 हो जाएगा। और उसके बाद विभत्स का होता है हमारे सामने जुगुप्सा, इसका 3 हो जाएगा। यानी कि विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आता है ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है। ब्रजभाषा का जो स्वर्ण युग था वो रीतिकाल कहलाता है। इसमें आपका जो विकल्प है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्होंने जो इसमें प्रश्न के टिक लगे हुए हैं उस पर आप ना जाइएगा, उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सही विकल्प होंगे। इसका जो विकल्प डी है वो सही है, ब्रजभाषा का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, काल क्रमानुसार उचित छांटिए, यानी कि ये जो रचनाएं हैं इनको हमने रचना काल के अनुसार सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इसको सही क्रम में लगाने के लिए हमारे सामने जो विकल्प हैं, ये जो रचनाएं थी ये बनारसीदास चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, ठीक है। किसकी रचनाएं हैं ये, बनारसीदास चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका वी, यानी कि रेखा चित्र पहले आता है 1952 में, उसके बाद 1952 में ही संस्मरण आता है, फिर सेतुबंध और फिर हमारे आराध्य। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, ये बनारसीदास चतुर्वेदी की रचनाएं थी, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने की उबटन का तत्सम कौन सा है, यानी कि उबटन का तत्सम शब्द क्या होगा, ठीक है। उबटन का तत्सम शब्द क्या होगा, आपके विकल्प ये रहे, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा 1, यानी कि उद्वर्तन, ठीक है। इसका जो सही विकल्प वो ये हो जाएगा उद्वर्तन, ठीक है। उद्वर्तन इसका सही विकल्प है और इसको संस्कृत में उबटन को उद्वर्तन कहते हैं। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे है पहाड़ों में प्रेममय संगीत, रिपोर्टाज किसने लिखा। पहाड़ों में संगीत, प्रेममय संगीत, रिपोर्टाज किसने लिखा। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा 1, यानी कि ए इसका सही विकल्प है। उपेंद्र नाथ अशक ने ये जो रिपोर्टाज था ये लिखा था, ठीक है। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अशक। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको स्क्रीन मुझे लगता है कि धुंधली दिख रही होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके सामने है कि ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी थी। आपके विकल्प थे श्रद्धाराम फिलौरी, रामानंद या तुलसीदास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ए, यानी कि श्रद्धाराम फिलौरी जी ने जिसकी रचना की थी ओम जय जगदीश हरे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 16वां जो प्रश्न है हमारा वो है कि भक्ति काल की अवधि क्या है। तो भक्ति काल की जो अवधि है वो सी इसका सही विकल्प है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है। 375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक ये भक्ति काल की अवधि थी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन काशी से कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ए 1896 में। और काशी नागरी प्रचारणी जो पत्रिका थी उसका जो पहला संस्करण या पहला जो अंक था वो 1857 में निकला था, ठीक है, 1897 में, ठीक है, 97 में पहला अंक निकला। तो उसका स्थापना जो थी इसकी या प्रकाशन जो था वो 1896 में होने लग पड़ा था इसके संबंध में, ठीक है। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आज का प्रकाशन कब हुआ। आज पत्रिका थी, इसका प्रकाशन कब हुआ। तो इसके सही विकल्प जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 1920 में। उसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रेमचंद ने हंस का प्रकाशन कब शुरू किया।
ठीक है। प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? इसका सही विकल्प 1930, यानी कि सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने शिव सिंह सरोज के प्रकाशन का क्या वर्ष है? इसका जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, यानी कि 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष था। ठीक है, ये इतिहास ग्रंथ था एक। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपके विकल्प हैं मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ या मगरमच्छदानी। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, मादा मगरमच्छ। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपके अवकाश का क्या हुआ? उपयुक्त वाक्य किस तरह का है? संदेशवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, विधिवाचक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी बी हो जाएगा, सॉरी 20 का सही विकल्प हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ये वाक्य आपके अवकाश का क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है किसी आदमी द्वारा और उसका जो उत्तर है वो उसको चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं। हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी? देखिए, मैं जब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि किसी परीक्षा में मैंने ये प्रश्न देखा था कि हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है। ठीक है। तो कई लोग जो वो भोजपुरी करते, अवधी करते। ठीक है। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, भोजपुरी। हिंदी प्रदेशों में सबसे अधिक जो बोली बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद हम आगे चलते कि अर्थ अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। ये किसका कथन था? आपके विकल्प थे भामा, दंडी, भरतमुनि या वेद व्यास। इसका सही विकल्प हो जाएगा वेद व्यास जी। ठीक है। और उनका जो ग्रंथ था अग्नि पुराण, उसमें उन्होंने अर्थ अलंकार के बिना सरस्वती को विधवा के समान कहा है। ठीक है। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ये आपके सामने एक शब्द दिया हुआ है चौराहा। इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किन वर्षों में किया? तो आपके जो विकल्प हैं वो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। इसका 1918 से 1920 तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था, नागरी प्रचारणी पत्रिका का। ठीक है। 1920 से 1922 नहीं हो सकता क्योंकि 1922 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है और 1924-26 तो और 30-40 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1922 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका सही विकल्प ये हो जाएगा 1918 से 1920 तक। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो आपके विकल्प हैं सामवेद, यजुर्वेद, नाट्यवेद या आयुर्वेद। ठीक है। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, नाट्यवेद। यहाँ पे नाट्यवेद ना होके इसको नाट्यशास्त्र कहना चाहिए था। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी थी। ठीक है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? आपके विकल्प थे काव्य नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक या नाटक। तो इसका सही विकल्प सी हो जाता, रेडियो नाटक। क्योंकि रेडियो नाटक में हम किसी का नृत्य या किसी का अभिनय देख तो नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते थे। तो ये अंधों का नाटक यानी कि बिना आँखों के दिख रहा था, वो हमें सुन रहे थे, हम उसको अनुभव कर रहे होते हैं। रेडियो नाटक इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने है कि भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? ठीक है। भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? आपके विकल्प थे 1976 में, 1960 में, 1966 में। ठीक है। तो या से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 1975 ईस्वी में भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम दिया गया था। ठीक है। क्योंकि 1976 भी नहीं हो सकता, 1975 हो सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब हमारे सामने आगे है कि यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। मैं हिमाचल बोलने लग पड़ा एकदम से। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? आपके विकल्प थे, ये 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा भूमपल, हिमाचल प्रदेश। भूमपल जो है वो हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर का एक गाँव है। ठीक है, एक कस्बा है। तो वहाँ पे यशपाल जी का जन्म होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आगे कि साधारणीकरण क्या है? इसमें से आपके सामने दिया हुआ है कि साधारणीकरण अलंबनत्व का होता है, अलंबनत्व धर्म का होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था स्थायी भाव का होता है। ठीक है। भट्टनायक ने कहा रस के समस्त अवयवों का होता है। साधारणीकरण रसावस्था है।
तो मुझे तो इसका सही विकल्प जो वो सी लगता है, क्योंकि रस के समस्त अवयवों का जो वो स्थायी साधारणीकरण होता है। ठीक है, इसका सही विकल्प सी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में होती है। ठीक है, तो ये विकल्प हमारे सामने सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद है उदंत मार्तंड। मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, या मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? तो आपके विकल्प थे इलाहाबाद, काशी, प्रयाग, कलकत्ता। देखिए कितनी विडंबना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र या मासिक पत्र कह सकते हैं हिंदी प्रदेशों से ना निकल कर कहीं दूर बंगाल में यानी कि कलकत्ता से उसका प्रकाशन वर्ष हो रहा है। ठीक है, तो इसका सी विकल्प, डी विकल्प सही हो जाएगा, कलकत्ता से। और इसके जो संपादक थे पंडित जुगल किशोर थे। 1826 में इसका प्रकाशन वर्ष होता है। ठीक है, 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, और 30 मई को इसी के आधार पर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पत्रिका और संपादक, एक तरफ पत्रिका है और दूसरी तरफ संपादक है, कौन सा युग्म जो वो सही नहीं है? तो आपके विकल्प थे हंस पत्रिका, हंस का प्रकाशन जो प्रेमचंद जी ने किया। आपके विकल्प थे आनंद कादम्बिनी, राजेंद्र अवस्थी, प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही विकल्प जो है वो युग्म में गलत था, वो था आनंद कादम्बिनी। राजेंद्र अवस्थी ने नहीं किया था। इसका जो प्रकाशन था वो किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने, आनंद कादम्बिनी का। उसके बाद अगला प्रश्न था हमारा, अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये जो निबंध संग्रह है ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका सही विकल्प ए हो जाता। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? तो संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं ये ऐतिहासिक निबंध है। इसके जो सही विकल्प हो जाएगा वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही है। उसके बाद है हमारा रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था रीतिकाल को श्रृंगार काल। देखिए आप वीडियो को पॉज करके अपने विकल्प सोचिए, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 150 प्रश्न बहुत होते हैं तो उसमें बहुत समय लग सकता है। ठीक है, अगर मैं पूरी तरह से समझाने लगा तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगी, 2-3 घंटे की। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर अपने विकल्प जो उसको सोचिएगा, और फिर अपने विकल्प उसके सोचने के बाद अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने प्रश्न इनमें से सही कर रहे हैं। उसके बाद अगला है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपके विकल्प थे देवी दत्त शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि देवी दत्त शुक्ल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे संसद से सड़क तक किसकी कविता है? संसद से सड़क तक जो कविता है वो है धूमिल जी की। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल की संसद से सड़क तक कविता है, और इसी नाम से उनका काव्य संग्रह भी है। शुद्ध बर्तनी है। ठीक है, आपके पास बर्तनी से संबंधित प्रश्न आ गया, शुद्ध बर्तनी है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, ज्योत्सना। ठीक है, इसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ज्योत्सना जो है वो सही बर्तनी है। और ज्योत्सना जो रचना है ये काव्य नाटक है। ठीक है, गीति नाट्य भी इसको कहते हैं। ये पंत जी का गीति नाट्य था। ठीक है, रचना की बात करें तो। उसके बाद है सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है जो ये विकल्प दिए हैं। तो मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न, गुलाब राय मेरी असफलताएं, माखन लाल चतुर्वेदी साहित्य देवता, और क्षणदा रामधारी सिंह दिनकर। तो क्षणदा जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं है, ये महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय जी का निबंध है, साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी जी का निबंध है। हिंदी नवरत्न जो है वो मिश्र बंधुओं का जो है वो आलोचनात्मक ग्रंथ था ये। ठीक है, और इसी हिंदी नवरत्न से हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का जो श्री गणेश होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न जो साहित्य शास्त्र से आ गया है, काव्य शास्त्र से, यानी आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है? आपके विकल्प ये रहे, साहित्य दर्पण, साहित्य लहरी, साहित्य विभेद, साहित्य व्याख्या। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ए हो जाता है, यानी कि साहित्य दर्पण।
उसके बाद आगे है हमारे सामने अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इटली के निवासी थे क्रोचे जी। ठीक है, बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आगे प्रश्न है आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? तो इसका सही विकल्प ए हो जाता, 10 काव्य गुण उन्होंने माने थे। कृष्ण सोबती की संस्मरण रचना कौन सी है? तो कृष्ण सोबती जी की संस्मरणात्मक जो रचना है वो है हम हसमत। इसके 3 भाग हमें वर्तमान में देखने को मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। हम हसमत ये संस्मरणात्मक रचना है कृष्ण सोबती जी की। उसके बाद ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली कौन से राजस्थान के कौन से हिस्से में कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि पूर्व राजस्थान में। ढूंढाड़ी जो है वो जयपुरी को कहा जाता है। ठीक है, जयपुरी को ही ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है और ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा गारसादा तासी। 1839 में उन्होंने ग्रंथ लिखा था अपना। ठीक है, इस्तवारदा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। ठीक है, उनका ये ग्रंथ था और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है, यानी कि उनमें जो विशेषताएं हैं उनमें से एक विशेषता जो अलग है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रबंध शैली। जो संत कवि थे उन्होंने जो है वो मुक्तक में लिखा गया है। ठीक है, उनका जो काव्य है वो मुक्तक में प्राप्त होता है, परंतु जो सूफी कवि थे उनका जो काव्य है वो प्रबंधात्मकता में हमें मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं जायसी का पद्मावत, ठीक है, कुतुबन की रचनाएं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सूफी कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रबंधात्मकता ली हुए हैं। तो उनमें असमान तत्व जो प्रबंधात्मकता है। बाकी निर्गुण उपासना दोनों निर्गुण थे। सामंत विरोध जो तत्कालीन सामंत प्रथा थी उसका विरोध भी करते थे और मानवीय समता में भी ये विश्वास रखते थे। ये तीनों विशेषताएं थी, परंतु इसका जो बी विकल्प है प्रबंधात्मकता ये नहीं था। उसके बाद हमारे सामने आगे है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में जो है वो विनय पत्रिका लिखी थी। इसका ए विकल्प सही हो जाता। उसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न था हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है। हिंदी संत काव्य में नीर क्षीर विवेकी पक्षी आत्मा सूर्य अवधूत। इसका जो सही विकल्प वो बी हो जाएगा आत्मा। ठीक है, अवधूत जो ये एक शब्द है, ठीक है, शब्दावली अवधूत शब्दावली जो ये नाथ संप्रदाय में हमें देखने को मिलती है। सूर्य भी हमें नाथ संप्रदाय में देखने को मिलता है। ठीक है, हठ का जो अर्थ था उसमें ह का अर्थ सूर्य और ठ का चंद्रमा। तो इस तरह से ये नाथ संप्रदाय की शब्दावली थी। उसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है छायावाद नाम किसने दिया? तो छायावाद जो नाम था सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने दिया था। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। धूमकेतु एक श्रुति किसका उपन्यास है? इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा सी, यानी कि नरेश मेहता का ये उपन्यास है। आप विकल्प जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने विकल्प सोच के अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी से ये बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाती है। 150 प्रश्न बहुत होते हैं। अगला प्रश्न है एक चित्रा सुख किसका उपन्यास है? एक चित्रा सुख किसका उपन्यास है? तो आपके विकल्प ये रहे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि निर्मल वर्मा जी का ये उपन्यास था। उसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ का जो ये रचना है इसका आपसे विधा पूछी गई है कि कौन सी विधा में है। तो इसका सही विकल्प भी हो जाता। ये उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ और ये हरिऔध जी की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद है कामायनी का पुत्र मनुपुत्र कुमार किसका पुत्र है? देखिए यहाँ पे जो ये प्रश्न है ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे मुझे लगता है ये प्रश्न ही गलत होगा। ठीक है, मानव का पुत्र किस तरह से हो सकता है ये नहीं कह सकते। देखिए मन का जो प्रतीक था कामायनी में वो मनु था और हृदय का प्रतीक जो था वो श्रद्धा थी। तो मनु और श्रद्धा का जो पुत्र हुआ वो मनु पुत्र यानी कि कुमार, उसको मानव भी कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है। तो यहाँ पे ए और बी भी सही होना चाहिए था, मन का और हृदय का, परंतु यहाँ पे ये दोनों नहीं हैं और यहाँ पे इनमें से कोई भी कथन नहीं है।
तो इसका सही विकल्प डी मुझे लगता है मानव का। और सी तो ऐसे ही निकल गया, बुद्धि का प्रतीक ईड़ा थी, तो ईड़ा का तो पुत्र नहीं था वो। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को समझने की ज़रूरत है हमें, और मुझे लगता है कि इसका सही विकल्प डी होना चाहिए। उसके बाद हमारे सामने अगला है कि प्रत्येक बार भिन्न अर्थ लिए शब्द की आवृत्ति वाला अलंकार कौन सा है। जैसे एक शब्द है, ठीक है, जैसे एक शब्द है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये एक आपके सामने मैंने एक पंक्ति बोली, ठीक है, एक हमारे सामने एक 2 बार मैंने कनक का प्रयोग किया है। क्या किया, कनक कनक 2 बार आया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रत्येक बार भिन्न अर्थ लिए शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि दोहराव वाला अलंकार क्या कहलाता है। तो ये जो अलंकार है ये यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा है और दूसरे कनक का सोना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वो अलंकार कौन सा हो जाता है, वो यमक अलंकार हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं। काव्य की उद्देश्य यानी कि काव्य रचनाएं जब हम करते हैं या काव्य रचना होती है तो किस उद्देश्य से होती है, किस उद्देश्य को लेके होती है, उसका जो उद्देश्य क्या होता है। तो मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में 6 काव्य प्रयोजन बताए थे। इसका सी विकल्प सही है। उसके बाद है लक्षण शब्द शक्ति में प्रधानता होती है। यहाँ पे लक्षण शब्द शक्ति का क्या पूछा गया है, उसकी पहचान। तो लक्षण शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ की प्रधानता होती, इसका सही विकल्प सी हो जाता। उसके बाद है, यहाँ पे प्रश्न रिपीट हो रहा है, मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न है हमारे सामने कि बामन ने, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया कि बामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है क्योंकि रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे या प्रवर्तक हैं वो बामन थे। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा रीति। काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय प्रचलित थे काव्य शास्त्र में, तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे बामन, तो इसका ए विकल्प सही है। उसके बाद है कौन सा रस नहीं है। आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको पता है 9 रस हैं, तो इनमें से कौन सा रस नहीं है। तो आपके सामने था व्यंग्य, हास्य, रौद्र या भयानक, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा क्योंकि व्यंग्य जो रस है वो नहीं है। ठीक है, बाकी सारे रस हैं। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा। भरत मुनि जो वो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक है, नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। दोहा और रोला के संयोग से, तो दोहा और रोला के संयोग से कुंडलिया छंद बनता है, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है कवि प्रिया किसकी रचना है। तो कवि प्रिय जो रचना है वो है केशवदास जी की, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न है दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहे के जो विषम चरण होते हैं, जो दोहा होता है उसके 2 चरण होते हैं, एक सम चरण और एक विषम चरण। तो दोहा के जो विषम चरण होते हैं उसमें 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक विराम आते हैं। ठीक है, विरामों के लिए वो कुछ जो चिन्ह होते हैं व्याकरण में जिनको हम चिन्ह कहेंगे, वो जब चिन्ह उस तरह के आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्हों को छांदसिक भाषा है उसमें क्या कहेंगे, छंद शास्त्र में क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं यति यानी कि रुकना। ठीक है, विराम का मतलब ही रुकना होता है। अब हम आगे चलते कि भक्ति काल की संतमत धारा का आरंभ किससे माना जाता है। देखिए, संतमत जो भक्ति काल की धारा थी जिसके प्रवर्तक कबीर हुए, तो ये नाथ संप्रदाय से जो था वो संबंधित मानी जाती है। ठीक है, नाथ संप्रदाय से इसका विकास माना जाता है क्योंकि नाथ संप्रदाय जो था उसके जो बहुत सारी जो सिद्धांत थी, शब्दावलियाँ थी, वो हमें संत मत काव्य धारा में मिल जाती है, यानी कि संत धारा में देखने को मिल जाती है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है दादू दयाल की वाणी का मुख्य रूप क्या है, यानी कि कौन सी रचना में, यानी कि कौन से छंद में उनकी वाणी हमें देखने को मिल जाती है। तो उनकी वाणी जो है हमें दोहे में मिलती है। ठीक है, और छंद तो उन्होंने बहुत सारे लिखे, चौपाई में भी उन्होंने रचना की हुई है, कुंडलिया में भी हो सकता है। तो इसका सही विकल्प सी होना चाहिए, इसका सी विकल्प सही होना चाहिए, दोहा। ब्रज भाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य कौन सा है।
ब्रज भाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य। यहाँ पे खड़ी बोली की बात नहीं हो रही है, ब्रज भाषा की बात हो रही है। तो इसका सही विकल्प जो वो बी हो जाएगा, उद्धव शतक। क्या हो जाएगा इसका? उद्धव शतक इसका सही विकल्प हो जाएगा। और इसके जो रचनाकार थे वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है, यानी कि कलिकाल का वर्णन किया है? ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, उत्तरकांड में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और कविता बली में जो उत्तरकांड है, ठीक है, उन दोनों ग्रंथों के जो उत्तरकांड है उनमें कलिकाल का यानी कि कलयुग का वर्णन किया है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका प्रश्न है 77। तो आपका 77वां जो प्रश्न है वो है कबीर शब्द किस भाषा का है? तो कबीर शब्द जो है वो अरबी भाषा का है और इसका अर्थ होता है महान। ठीक है, अरबी भाषा का कबीर जो शब्द है वो अरबी भाषा का और उसका अर्थ होता है महान। उसके बाद हम आगे चलते हैं। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सा समास है? तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, द्विगु समास। अब हम आगे चलते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य किस तरह का है? ठीक है, वाक्य किस तरह का है? आपके सामने विकल्प थे संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या विस्मयवाचक। तो देखिए यहाँ पे एक संकेत किया गया है कि उनके फ्यूचर को लेके, यानी कि उसके भविष्य की तरफ एक संकेत किया कि तुम अगर परिश्रम अभी करोगे तो तुम भविष्य में जो वो सफल होंगे। तो संकेतवाचक यहाँ पे ये वाक्य हो जाएगा। इसका बी ए जो विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मखमली जूते मारने का आशय क्या होगा? यहाँ पे एक मुहावरा है, मखमली जूते मारना का क्या आशय होगा? तो इसमें जो सही विकल्प इसका होगा वो होगा मधुर बातों से लज्जित करना। ठीक है, किसी की खिंचाई करना, ऐसी ऐसी बातें करना कि सामने वाले को वो बात भी लग जाए और उसको गुस्सा भी ना आए। ठीक है, उत्तेजित भी ना हो जाए एकदम से वो। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं क्या कहलाती हैं? आपके सामने ये रिक्त स्थान था, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, जातक कथाएं कहलाती हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है, रचना और अर्थ के आधार पर। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, भारोपीय परिवार से हिंदी का संबंध है। उसके बाद है बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है। जब हम हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे सारा कुछ ये देखा हुआ है। आप जब यूट्यूब का चैनल जो है उसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत समय हो गया बोलते हुए तो अब कुछ मुंह से कुछ और का और ही निकल रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो इसका सही विकल्प जो है वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसके लिए सही विकल्प इसका डी हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, इसका सही विकल्प जो वो डी हो जाएगा, यानी कि इंडिया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना होती है। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। ध्वनियों के भेद हैं, तो ध्वनियों के कौन कौन से भेद हैं? स्वर और व्यंजन। ध्वनियों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है उपाध्यक्ष का सही उपसर्ग विन्यास क्या होगा? उपाध्यक्ष का सही शब्द विन्यास क्या होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि उपजमा अधिजमा अक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ए, यानी कि उपजमा अधिजमा अक्ष, उपाध्यक्ष का संधि विच्छेद ए सही हो जाएगा। ठीक है,
उपसर्ग विन्यास, सॉरी संधि विच्छेदन उपसर्ग विन्यास, तो उपसर्ग विन्यास ए हो जाएगा इसका। उसके बाद है गुण संधि कौन सी है, इनमें से गुण संधि कौन सी है, तो आपको यहाँ पे गुण संधि पूछी गई है, महाजमा औषधि, महौषधि। उसके बाद महाजमा ईश्वर माहेश्वर, गुण संधि यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प जो है वो हो जाएगा आपका ए। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, महाजमा औषधि। ठीक है, महाजमा औषधि इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नवरत्न में कौन सा समास है। ठीक है, तो नवरत्न में आपका जो समास है वो द्विगु समास है, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। इसका सही विकल्प जो है वो आपका सी हो जाएगा, द्विगु समास। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे जो हमारा प्रश्न है वो है कि किस में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि हमें किस में देखने को मिलती है। तो आपके विकल्प थे अतएव, उसके बाद सदैव था, सज्जन था, नरेंद्र था। तो इसका सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा, यानी कि अतः एव, अतः जमा एव, अतएव। ठीक है, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। उसके बाद हमारे सामने विकल्प है 6 भी था, 4 भी और 3 भी था, परंतु इसका जो सही विकल्प है वो 5 हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 86 है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी थी। इसको याद करने की ट्रिक है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, ब्रजभाषा। उसके बाद था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो इसका विकल्प सी सही हो जाता। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था 1965 ईस्वी में। उसके बाद है जैन साहित्य की कृति श्रावकाचार में क्या है, यानी कि उसका वर्णय विषय क्या है, तो इसका सही विकल्प डी हो जाता है, यानी कि श्रावक धर्म का वर्णन है। उसके बाद है कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो ये पत्रिका थी सरोज, और इसका प्रकाशन कलकत्ता से 1928 में प्रारंभ हुआ था। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। उसके बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, इसके 3 हमें भाग देखने को मिलते हैं। 2 भाग जो है वो 1913 में, और इसका जो एक अन्य भाग जो है वो 1933 में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का। उसके बाद है अगे द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, तो इसमें जो आपका विकल्प वी जो है वो सही हो जाएगा, अपनी अपनी अजनबी। उसके बाद है मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका मोहन राकेश, और ये भारत विभाजन पर कहानी लिखी गई थी, और इस पे जो फिल्म बनी थी वो हिना फिल्म बनी थी। ठीक है, मलबे का मालिक। उसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। बाल मुकुंद गुप्त का इसमें जो प्रसिद्ध निबंध था, रचना कहें या निबंध कहें, वो था शिव शंभू का चिट्ठा। इसका विकल्प सही हो जाएगा। नंद और सुंदरी किस नाटक के पात्र हैं, तो ये मोहन राकेश जी का नाटक था, और इसके जो पात्र थे नंद और सुंदरी वो लहरों के राजहंस के पात्र थे। उसके बाद है हामिद का अमीना के साथ क्या संबंध था, ये प्रेमचंद जी की कहानी थी ईदगाह, तो हामिद का अमीना के साथ दादी और पोते का संबंध था, यानी कि उसकी दादी लगती थी वो। ठीक है, उसके बाद है वर्षा शब्द उचित बहुवचन चुनिए, तो वर्षा शब्द का जो उचित बहुवचन था वो सिर्फ वर्षा ही होगा, क्योंकि वर्षा को जो वो कोई भी बहुवचन शब्द नहीं होता है। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। उसके बाद है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है, इसका जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा। उसके बाद है अप्रत्याशित का सही उपसर्ग विन्यास चुनिए, तो अप्रत्याशित शब्द का जो सही उपसर्ग विन्यास है वो बी, यानी कि अह जमा प्रत्याशित, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा।
उसके बाद है स्वागत में उपसर्ग है। उपसर्गों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने थे। तो स्वागत में जो उपसर्ग है वो सु उपसर्ग है, ठीक है, वो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। उसके बाद है विशेषण से भाववाचक बनाने वाला शब्द है। विशेषण से भाववाचक शब्द बनाने वाला है, तो इसका बी विकल्प जो वो सही हो जाएगा, शिष्टता, ठीक है। उसके बाद है नट यानी कि नाटक। नट लोगों की कला का नाम है, किसने कहा था? नट लोगों की कला का नाम नाटक है, ये किसने कहा? तो ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है। किसने कहा था? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक के संबंध में कहा था। और 1883 ईस्वी में उन्होंने नाटक एक निबंध लिखा था, और हिंदी साहित्य में आलोचना की शुरुआत जो वो उसी नाटक निबंध या आलोचनात्मक कृति से मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद है मेलोड्रामा किसके नाटक हैं, यानी कि उसकी नाटक को हिंदी में क्या कहेंगे? त्रासदी, प्रहसन या एकांकी या कॉमेडी। तो देखो मेलोड्रामा जो है ये यूएसए यानी कि अमेरिका का जो है वो एक नाट्य विधा है। तो इसी एक अंकीय नाट्य विधा होती है, और इसको हम एकांकी के समकक्ष रखेंगे, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। उसके बाद है जीने की कला, निबंध किस लेखक का है? तो इसका जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी का जीने की कला निबंध है। उसके बाद है टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहा जाता है? टीवी सीरियल, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा बी, यानी कि धारावाहिक किसको कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपके विकल्प थे सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, उषा प्रेमवदा या प्रभा खेतान। आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ी धुंधली हो गई है, तो इसलिए मैंने आपको 4 विकल्प पूरे पढ़े। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो इसके बाद हमारे सामने है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या है? तो आपका विकल्प थे ये सेठ, धनी, वैभवशाली या कुलीन। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि कुलीन, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगी इसमें? आपके ये विकल्प थे डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन। तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से एक हो जाएगी, यानी कि डॉक्टर। इसका जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा। मैं विकल्प आपको जल्दी जल्दी से ले बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने विकल्प सोचिए और उस तरह से अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है एलटी टैट के अलावा एलटी कमीशन में भी बन सकते हैं, ठीक है, पीजीटीवी में भी बन सकते हैं, नेट जैसी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। तो आप इसको सब सॉल्व कीजिएगा, सबको हल करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपके विकल्प थे 8, 9 या 6। तो इसमें जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा, 6 इन सर्वनाम के भेद होते हैं। उसके बाद था कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? आपके विकल्प थे क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित या क्रोधी। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि क्रोध संज्ञा शब्द हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा। मैं इसलिए पूरा पढ़ रहा हूँ प्रश्न क्योंकि स्क्रीन थोड़ी धुंधली हो गई है। तो आपके विकल्प थे कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत। तो इसका सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा, कानीन, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? तो आपके विकल्प थे नरेश मेहता, ठीक है, नरेश मेहता हो गया आपका, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती। तो ये गीति नाट्य है और 1954 में इसकी रचना होती है और धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं, ठीक है, अंधा युग के रचनाकार। उसके बाद था रस खान ने किस भाषा में साहित्य रचा? आपके विकल्प थे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या भोजपुरी। तो इसका सही विकल्प जो है वो ब्रज भाषा, यानी कि 20 का सही विकल्प है। रस खान जी ने ब्रज भाषा में रचना की थी। उसके बाद था बिहारी कौन से काल के कवि हैं? तो बिहारी जी जो थे वो रीतिकाल के, और रीतिकाल में भी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे। उसके बाद है
में से निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? आपके विकल्प थे पूस की रात, तो पूस की रात जो वो प्रेमचंद जी की कहानी थी, सुखमयी जीवन चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कहानी थी, और जलती झाड़ी ये जो थी वो निर्मल वर्मा जी की कहानी है। ठीक है। उसके बाद था होरी मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास का पात्र है? तो आपके विकल्प थे गोदान, सेवा सदन, निर्मला या गबन। तो इसका सही विकल्प ये हो जाता गोदान उपन्यास के होरी पात्र भी थे और चरित्र नायक भी थे, यानी कि नायक भी थे। चरते हुए को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए, ये आपके सामने रिक्त स्थान हैं। आपके सामने विकल्प थे मृग समुदाय, मृगवृंद, मृगमाला या मृगयूथ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मृगवृंद। चरते हुए मृग वृंद को देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए, तो इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तक्षक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है तक्षक का। आपके विकल्प थे बढ़ई, शिलान्यास, विश्वकर्मा या सूत्रधार। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा बी, यानी कि शिलान्यास। तक्षक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे आपके सामने एक विकल्प दिया था जरा, तो आपके विकल्प थे मूल रोग, बुखार, जला हुआ, दौलत थोड़ा अल्प और ज्वार भाटा। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी हो जाना चाहिए, दौलत थोड़ा अल्प। ठीक है। उसके बाद है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे पिछले प्रश्न की तरह ही है ये आचार, आचार्य। फिर आपके विकल्प थे प्रकृति, पुरुष, शिक्षक, स्वभाव, रीति व्यवहार, विद्वान, अनुष्ठान या कथावाचक। तो इसका सी विकल्प सही है, रीति व्यवहार विद्वान। उसके बाद है अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपके विकल्प थे दैनंदिनी, गोद, भाग्यशा या भाग्य लिखा है, भाग्यशालिनी, भाग्य या संख्या। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा दैनंदिनी। दैनंदिनी का अर्थ होता है रोजमर्रा। ठीक है, या हम उसको डायरी का समानार्थी शब्द भी कहते हैं, दैनंदिनी। उसके बाद है हमारा आगे ये प्रश्न जो है 120 तक जो प्रश्न थे ये सब्जेक्टिव थे, यानी कि ये हिंदी से प्रश्न थे, कुछ व्याकरण से थे, भाषा विज्ञान से थे, काव्यशास्त्र थे और साहित्य से थे। परंतु इसके बाद जो आगे प्रश्न आएंगे ये हमें मिलेंगे 121 से 150 तक। ये प्रश्न थे आपके जीके के, करंट अफेयर के, और ये नेशनल और इंटरनेशनल जीके के भी ये प्रश्न बने थे। ठीक है, तो आपके ये जो जीके के प्रश्न हैं अब हम इनको देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले प्रश्न था निम्न में कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? तो आपके विकल्प सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें बंदरगाह कौन सा था ये। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बना है ये। तो आपके विकल्प थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, लोथल। उसके बाद था भारतीय नेपोलियन निम्न में से कहा जाता है, या निम्न में कौन था, किसको कहा जाता है? तो आपके विकल्प थे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक था। तो इसमें आपके जो विकल्प थे ये आपके विकल्प 4 थे, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद है हमारा बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? ठीक है, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। उसके बाद है चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपके विकल्प थे राजशेखर, भट्टास्वामी, विष्णुगुप्त या विशाख दत्त। तो इसका सही विकल्प जो वो सी हो जाता, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई? ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और 1929 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग या घोषणा वहाँ की गई थी लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आपके विकल्प थे 1760, 1760, 1760,
64 या 1775। तो इसका सही जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा, यानी कि 1764। उसके बाद है मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, ये आपके सामने शासक दिए हैं, शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी होगा, अकबर, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। तो आपके विकल्प इसमें वी सही हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली प्रथा जो थी ये अकबर जी ने चलाई थी। उसके बाद है 6 अगस्त 1945 को पहला आटम बम गिराया गया था। तो कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर पहला आटम बम जो है गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को 3 दिन के बाद नागासाकी पर जो वो आटम बम गिराया गया था। और ये कौन से देश के क्षेत्र हैं, तो ये जो शहर थे ये थे जापान के, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। आपके विकल्प थे बलबन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी या इल्तुतमिश। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। उसके बाद है रघुपति राघव राजा राम पति सपावन सीताराम, गीत की रचना किसने की। तो आपके विकल्प थे कबीर, महात्मा गांधी, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प सी है, तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। उसके बाद है सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके विकल्प रेणुका पोंटा, ठीक है, पोंटा साहिब, त्रिलोकपुरी या त्रिलोकपुर या बड़ा गांव। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा, त्रिलोकपुरी। बड़ा गांव भी नहीं है, पोंटा साहिब भी नहीं है, रेणुका भी नहीं है। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, त्रिलोकपुरी। उसके बाद है सार्क की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये सार्क की स्थापना बांग्लादेश ने की थी, ठीक है। इसमें कुछ एक देश सम्मिलित हैं। तो सार्क की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। उसके बाद है आनंद मठ का लेखक कौन था। तो आपके विकल्प थे राजा राम मोहन राय, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुल्क राज आनंद। तो देखिए जो आनंद मठ है ये बंगला उपन्यास है और उसमें एक गीत आता है वंदे मातरम, ठीक है। और ये हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय गीत भी है। तो आनंद मठ से लिया गया है वो गीत, ठीक है। वो उपन्यास है आनंद मठ बेसिकली। तो ये बंगला में रचित है और इसके जो लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद है किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, ठीक है। 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो वो भारत का कौन सा राजा था जिसने उसका विरोध किया था। तो पौरस जो थे वो उन्होंने विरोध किया था और पंजाब के राजा थे, यानी कि सिंध के वो राजा थे। तो उन्होंने विरोध किया था सिकंदर का, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जोजिला दर्रा पास किसके बीच स्थित है या किसके बीच में है। तो आपका विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में जोजिला दर्रा स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। कुल महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो कुल महाद्वीप जो हैं वो 7 हैं, ठीक है। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। चढ़ते सूर्य या उगते सूर्य का देश एक ही बात है। तो चढ़ते हुए सूर्य का देश जो है वो जापान को कहा जाता है और या उगते हुए सूर्य का देश है, ठीक है। और ढलते हुए सूर्य या डूबते हुए सूर्य का देश जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है वो 12 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, चोरा चोरी जो का घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद हमारा आगे है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था। तो इसका जो विकल्प है वो बी सही हो जाएगा, नागपुर मुंबई में, ठीक है, बी विकल्प इसका सही है। उसके बाद है पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। तो इसका जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये नौसैनिक अड्डा है। उसके बाद है कुफरी निम्न में किसके नज़दीक है। कुफरी जो क्षेत्र है आलू के लिए प्रसिद्ध है, ये
कौन से क्षेत्र के नज़दीक है, किसके नज़दीक है? आपके विकल्प थे धर्मशाला, शिमला, सोलन या मंडी। तो ये शिमला में ही पड़ता है, तो शिमला के अधिक नज़दीक होगा, तो इसका बी विकल्प सही है। उसके बाद है चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो आपके विकल्प थे सिरमौर, कुल्लू, शिमला या कांगड़ा। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो चोटी है ये कांगड़ा में पड़ती है। झांझर किस देश जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य? आपके विकल्प थे चंबा, मंडी, कुल्लू या कांगड़ा। तो इसका सही विकल्प जो वो चंबा, ए हो जाएगा सही। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो आपके विकल्प थे फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई। तो इसका सही विकल्प मार्च, बी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाणा नामक स्थित किस जिले में स्थित है? मलाणा नामक जो स्थान है वो किस जिले में स्थित है? तो आपके विकल्प हैं किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति या चंबा। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कुल्लू में ये स्थित है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो वो और भी आती रहेंगी आपके लिए। ठीक है, इस तरह की जो वीडियो होंगी वो आपके लिए आती रहेंगी। जो भी प्रश्न पत्र होगा वो आपके लिए आता रहेगा। और इसके बाद जो मैं प्रश्न पत्र आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो होगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका जो पीएचडी का एंट्रेंस हुआ अभी, उसका प्रश्न पत्र मैं 1-2 दिनों में लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पत्र आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद है इंदिरा पॉइंट किस जगह में स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो आपके विकल्प थे लक्षद्वीप में, दमन द्वीप में या तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप में। तो इसका डी विकल्प जो वो सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। उसके बाद हमारे सामने है भारत का बिस्मार्क कौन था, या भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आपके विकल्प थे गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल या एनी बेसेंट। तो इसका जो सी विकल्प है वो सी सही हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपकी विकल्प थे क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, एंथनी इडेन या हेरोल्ड विल्सन। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए सही हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। ठीक है। उसके बाद है त्रिपिटक किस का पवित्र ग्रंथ है, या कौन से धर्म का जो वो त्रिपिटक जो है वो पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? आपके जो विकल्प हैं ये विकल्प थे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ह्वेन त्सांग। ठीक है, इसका सी विकल्प सही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको इसी तरह की अन्य वीडियो भी चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब हम जो दूसरे हमने विषय लिया था पढ़ने का, उसको भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, कुछ निजी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, व्यक्तिगत कारणों से मैं वो वीडियो नहीं बना पा रहा था, और अब आपको रेगुलर वो वीडियो भी देखने को मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।